Hello guys, today we continue our next part. Question number 1. What is the use of baffles in heat exchanger? Heat exchanger में baffles का क्या use होता है? So, baffles installed in a heat exchanger acts as an obstruction in the flow path of shell side liquid. It reduces the effective cross section area through which the liquid travel. Due to this, the velocity and turbulence of liquid is increased, thus resulting in high heat transfer. So, baffles installed in a heat exchanger acts as an obstruction in the flow path of shell side liquid. baffles हीट एक्सचेंजर में इंस्टॉल की जाती हैं जो कि एक्ट करती हैं एज ए ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो पथ ऑफ शेल साइड लिक्विड। शेल साइड लिक्विड में ऑब्स्ट्रक्शन के एक्ट करती हैं। इट reduces the effective cross section area through which the liquid travels। ये क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करती हैं, रेड्यूस करती हैं, जिसके थ्रू लिक्विड ट्रैवल कर रहा होता है। ड्यू टू दिस द वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड, दस रिजल्टिंग इन हाई हीट ट्रांसफर। इसके कारण क्या होता है कि वेलोसिटी और टर्बुलेंस का जो होता है, लिक्विड का जो वेलोसिटी और टर्बुलेंस होता है वो इंक्रीज होता है, दस रिजल्टिंग इन हाई हीट ट्रांसफ़र, और इसके कारण जो है हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। सो नेक्स्ट, वाई baffles आर यूज्ड इन रिएक्टर्स? वाई baffles आर यूज्ड इन रिएक्टर्स? सो baffles का रिएक्टर में यूज़ क्यों किया जाता है? द पर्पज ऑफ baffles इन रिएक्टर सेम एज दैट ऑफ हीट एक्सचेंजर। Here also they increase turbulence, thus causing higher rate of heat transfer, mixing thus ultimately reaction rate. So, रिएक्टर में baffles लगाने का क्या यूज़ है कि ये भी एक सेम होता है, जैसे कि हीट एक्सचेंजर में baffles का यूज़ किया जाता है, वैसे ही रिएक्टर में भी baffles का यूज़ किया जाता है। Here also they increase turbulence, thus causing higher rate of heat transfer। यहाँ पर भी टर्बुलेंस को इंक्रीज करते हैं और जिससे कि हमें हायर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र प्राप्त होता है। मिक्सिंग दस अल्टीमेटली रिएक्शन रेट, और रिएक्शन रेट को भी मिक्सिंग करता है जिससे कि रिएक्शन रेट भी बढ़ जाता है। सो नेक्स्ट, बोथ नसेल्ट नंबर and Biot number have the same form. What are the difference between them in terms of the variable employed and their physical significance? Nusselt number और Biot number same form में हैं। What are the difference between them in terms of variable employed and their physical significance? इनमें difference क्या है terms of variable और physical significance के terms में? इन दोनों में नसेल्ट नंबर और बायोट नंबर में क्या डिफरेंस है? सो बोथ द बायोट नंबर एंड नसेल्ट नंबर आर ऑफ द सेम फॉर्म HL/K। हाउएवर फॉर द बायोट नंबर द थर्मल कंडक्टिविटी K used is that for the solid. For calculating Nusselt number, the K value as that of the liquid. The Biot number is a measure of the ratio of the temperature drop in the solid material and the temperature drop between the solid and fluid. The Nusselt number is a dimensionless version of the temperature gradient at the surface between the fluid and the solid, and it thus provides a measure of the convection occurring from the surface. So, बायोट नंबर और नसेल्ट नंबर में क्या डिफरेंस है? बायोट नंबर और नसेल्ट नंबर सेम फॉर्म HL/K से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जहाँ पे फॉर द बायोट नंबर द थर्मल कंडक्टिविटी K, बायोट नंबर में थर्मल कंडक्टिविटी K का क्या यूज़ है? K हम जो है एज ए सॉलिड यूज़ करते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग नसेल्ट नंबर द K वैल्यू एज दैट ऑफ द फ्लूइड, जबकि नसेल्ट नंबर में हम थर्मल कंडक्टिविटी K का यूज़ फ्लूइड के लिए करते हैं। द बायोट नंबर इज ए मेजर ऑफ द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप
इन द सॉलिड मटेरियल एंड द टेम्परेचर ड्रॉप बिटवीन द सॉलिड एंड फ्लूइड। बायोट नंबर का यूज़ हम किसको मेज़र करने के लिए करते हैं? रेशियो ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप। टेम्परेचर ड्रॉप के रेशियो को इसमें सॉलिड मटेरियल में और जो है सॉलिड और फ्लूइड के बीच में टेम्परेचर ड्रॉप के मटेरियल को मेज़र करने के लिए हम बायोट नंबर का यूज़ करते हैं। जबकि नसल्ट नंबर का यूज़ हम नसल्ट नंबर इज़ ए डायमेंशनलेस वर्जन ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट। नसल्ट नंबर हमारा एक डायमेंशनलेस वर्जन है टेम्परेचर ग्रेडियंट का एट द सरफेस बिटवीन द फ्लूइड एंड द सॉलिड। फ्लूइड और सॉलिड के बीच का ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है नसल्ट नंबर, जिससे कि हम यूज़ करते हैं। एंड इट दस प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ द कन्वेक्शन अकरिंग फ्रॉम द सरफेस। और नसल्ट नंबर का यूज़ हम जो है कन्वेक्शन को मेज़र करने के लिए करते हैं अकरिंग फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से जो हमें कन्वेक्शन मेज़र करना होता है उसका यूज़ हम उसको मेज़र करने के लिए हम नसल्ट नंबर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कलर कोड्स फॉर सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन? कलर कोड ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। तो ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और क्लोरीन के लिए कलर कोड क्या है? इनके सिलेंडर्स के कलर क्या होते हैं? सो ऑक्सीजन इज़ वाइट, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ग्रे एंड क्लोरीन इज़ येलो। ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारा वाइट होता है, सफ़ेद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर हमारा ग्रे होता है और क्लोरीन का सिलेंडर हमारा येलो यानी कि पीला होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉलिंग एंड स्केलिंग? फॉलिंग एंड स्केलिंग, difference between falling and scaling. So falling is caused by the collection of loose debris over pump suction screens in the sumps or growth of algae in sunlit areas, while scaling is depositing of dissolved minerals on equipment surface. So what is falling? Falling is caused by the collection of loose debris over pump suction screens in the sumps or growth of algae in sunlit areas. Falling क्या होता है हमारा? Falling हमारा लूज डेब्रिस का कलेक्शन होता है पंप के सक्शन पे और ग्रोथ ऑफ एल्गी इन द सनलिट एरियाज। सनलिट एरियाज में एल्गी की ग्रोथ या लूज डेब्रिस का पंप के सक्शन पे कलेक्शन हमारा फॉलिंग होता है। जबकि स्केलिंग हमारा क्या होता है? स्केलिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स ऑन इक्विपमेंट सरफेस। स्केलिंग हमारा डिजॉल्व्ड मिनरल की जो है इक्विपमेंट सरफेस पे जब ये जमा हो जाते हैं, जब डिजॉल्व्ड मिनरल्स इक्विपमेंट सरफेस पे जमा हो जाते हैं, वो हमारी स्केलिंग होती है। फॉलिंग हमारी कलेक्शन ऑफ लूज डेब्रिस ऑन पंप सक्शन और ग्रोथ ऑफ एल्गी इन सनलिट एरियाज होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर? ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। सो ड्राई बल्ब temperature is temperature of ambient air measured by the thermometer is not affected by the moisture content of the air. The wet bulb temperature is the temperature of adiabatic saturation. This is the temperature indicated by a moisture thermometer bulb exposed of the air flow. Wet bulb temperature can be measured by using a thermometer with the bulb wrapped in wet muslin. The adiabatic evaporation of water from the thermometer and the cooling effect is indicated by a wet bulb temperature lower than the dry bulb temperature in the air. So ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है हमारा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एयर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा एम्बिएंट एयर का एक मेजरमेंट होता है जो कि थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, जिसमें कि एयर के मॉइस्चर कंटेंट के द्वारा थर्मोमीटर इफेक्टिव नहीं होता है, अफेक्टेड नहीं होता है। एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक सैचुरेशन, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा क्या होता है?
टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक सेचुरेशन होता है, दिस इज द टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय ए मॉइस्चर थर्मोमीटर बल्ब एक्सपोज्ड ऑफ द एयर फ्लो। वेट बल्ब टेम्परेचर में हमारे मॉइस्चर कंटेंट जो कि एयर में प्रेजेंट रहते हैं वो भी इसमें मेजर किए जाते हैं, इसमें एक्सपोज्ड होते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ए थर्मोमीटर विद द बल्ब रैप्ड इन द वेट मसलिन। वेट बल्ब टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, एक थर्मोमीटर जिसका जो बल्ब होता है उसको हम रैप कर देते हैं एक वेट मसलिन से, एक गीले कपड़े से रैप करके हम वेट बल्ब टेम्परेचर को मेजर करते हैं। द एडियाबेटिक इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द थर्मोमीटर एंड द कूलिंग इफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वाटर का एडियाबेटिक इवापोरेशन और कूलिंग इफेक्ट जो कि इंडिकेट होता है, मेजर होता है वेट बल्ब टेम्परेचर के द्वारा लोअर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन द एयर। और ये जो है कूलिंग इफेक्ट और जो एडियाबेटिक इवापोरेशन होता है वाटर का, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की अपेक्षा वेट बल्ब टेम्परेचर का कम होता है एयर में। सो दिस इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर।